चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद को नोटिस दिया है। नोटिस है कि कॉलेजियम सिस्टम से बने जज मेरिट का ही नहीं कत्ल करते हैं, बल्कि उनके फैसले पर भरोसा भी नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और सोचिए, इस पर कोई बहस भी नहीं होती है। आप कभी कभी नहीं सोचते होंगे कि वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो सोशल मीडिया पर है, जिनको आप भरोसेमंद मानते हैं, लिबरल मानते हैं, सेकुलर मानते हैं, अगर आप SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, जाट पटेल मराठा गुर्जर हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं कि अरे ये तो बड़े अच्छे हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन इन तमाम टीवी अखबार तो छोड़ ही दीजिए, इन तमाम सवर्ण पत्रकारों को भी सांप सूंघ जाता है। वो उन मुद्दों पर खबरें नहीं चलाते हैं जिस पर डिस्कोर्स हो, जैसे कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में नोटिस दिया है। कॉलेजियम सिस्टम एक व्यवस्था है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती होती है। जजों का एक पैनल है, एक टीम बनी हुई है। जज जिसको चाहता है उठा के जज बना देता है। अब जजों ने एक प्रक्रिया बना रखी कि जो सीनियर वकील होगा, अब सोचिए कि अब तक 200 परिवारों के लोग ही जज बनते रहे। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, DY चंद्रचूड़, इनके पिता भी जज थे, अब ये भी जज हैं। अब ये सेटिंग गेटिंग कर देंगे, इनका बेटा भी जज हो जाएगा। एक बार जो जज बन गया, वो पूरा व्यवस्था ऐसा क्रिएट कर देता है कि उसका बेटा पोता नाती दादा जज बनता रहे। और सोचिए, जज से ताकतवर कौन होता है, जबकि संविधान में है नेशनल जुडिशियल कमीशन, राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग, न्यायिक आयोग, उसके हिसाब से एग्जाम होना चाहिए। जैसे लोअर कोर्ट में जजों की भर्ती एग्जाम के जरिए होती है। अब बताइए, कोई वकील 70 साल का हो या 65 साल का हो और कोई 40 साल का हो, 70 साल वाले को उठा के जज बना दिया जाए। और मैं एक बात और कह दूं, इस देश में जिस जात के सबसे ज़्यादा जज होंगे, उसी जात के वकीलों की प्रैक्टिस चलेगी, उन्हीं के परिवारों की प्रैक्टिस चलेगी। अब इस हिसाब से इस देश में SC ST OBC के जज है ही नहीं, तो SC ST OBC के वकील भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और उस समाज में भी उस प्रोफेशन को लेकर अब इक्का दुक्का लोग आने लगे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर एग्जाम से जजों की भर्ती हो तो सबको मौका मिलेगा, सब वकील की पढ़ाई करेंगे, लॉ की तैयारी करेंगे, वकील बनेंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, और उस पर भी सबसे बड़ा गनीमत कि जो जज खुद आरक्षण से बने हुए हैं, जो उन्होंने अपने संविधान ने आरक्षण नहीं बनाया है, भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण हुआ है, तमाम दलों के नेता थे, वहां जो आरक्षण बना है उनके खिलाफ ये लोग फैसला देते हैं। और इन पर जब बात कीजिए तो हमारे खिलाफ भी बोल देंगे। और ये तमाम सवर्ण लिबरल, सवर्ण लेफ्टिस्ट, सवर्ण BJP वाले, सवर्ण ममता बनर्जी वाले, मतलब तमाम वैचारिक, चाहे सवर्ण लेफ्टिस्ट, सवर्ण राइटिस्ट, सवर्ण सेकुलर, ये कोई इस बात को मुद्दा पर बहस नहीं करते हैं, डिस्कोर्स ही नहीं खड़ा करते हैं। इसलिए सचेत रहिए। तो अब जाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, और जितने जो आपके अधिकार के खिलाफ फैसले आते हैं, सोचिए, OBC का रिजर्वेशन बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया। आरक्षण के 4 ही कैटेगरी थे कि जिनके साथ छुआछूत हुआ है, अनटचेबिलिटी हुआ है, उनको आरक्षण मिलेगा, जिसमें SC और ST जिनका नाम दिया गया। जिन जातियों के साथ जाति व्यवस्था थी, जातियां बनाई गई थी, तो लगभग 4000 जातियों के साथ छुआछूत होता था। पानी नहीं पीनेंगे, खाना नहीं खाएंगे, काम तो बाद की बात है। उनको बाबा साहब ने SC और ST कहा, अनटचेबल जो थे। उसके बाद एक और पैरामीटर्स बना कि जिनके साथ शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, हो सकता है जिनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं हो, जिनके साथ जमीन भी हो, खाने कमाने के लिए काम भी हो, लोहे का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, भैंस का काम करते हो, खेती का काम करते हो, वो तमाम, उसको OBC कहा गया, अदर बैकवर्ड क्लास, जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे और शैक्षणिक रूप से एजुकेशनल बैकवर्डनेस था। मतलब जिस समाज के पास जमीनें तो थी, रोजी रोटी तो था, लेकिन उनके पास जज नहीं थे, कलेक्टर नहीं थे, IAS नहीं थे, IPS नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, मतलब उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। और जाति व्यवस्था में इनको शूद्र कहा गया था।
इनके लिए था सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, इस आधार पर इनको रिजर्वेशन मिलना था। बाबा साहब ने इसीलिए कानून मंत्री से इस्तीफा दिया कि हिंदू कोड बिल नहीं लागू हुआ और इनको आरक्षण नहीं मिला। होते 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 92 में शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, तमाम बहुजन समाज के नेता रामविलास पासवान और मान्यवर कांसीराम साहब ने जब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, तब 60-65% वाली आबादी को बीपी मंडल साहब के जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसके आधार पर रिजर्वेशन मिला, सिर्फ नौकरी में। और आज भी इस देश के हर राज्य में 27% रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो ओबीसी समाज को एससी एसटी समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। एससी एसटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने प्रदर्शन करके उसको रिस्टोर करवाया। अब वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का फैसला आया, फिर वो 21 को भारत बंद कर रहे हैं, वो एकजुटता दिखा रहे हैं, इसको भी बाहर करना पड़ेगा। ओबीसी समाज को अब क्रीमी लेयर के लिए लड़ना चाहिए। और ये फिर मैं कह रहा हूं, इस बहस को कोई सवर्ण पत्रकार नहीं उठाएगा। सोचिए, 3 ब्राह्मण समाज के, एक चैनल ब्राह्मण समाज का इंडिया टीवी, एक एंकर ब्राह्मण समाज का सौरभ शर्मा और एक सांसद ब्राह्मण समाज का निशिकांत दुबे, जो घोर आरक्षण विरोधी है, वो कह रहे हैं कि 30% आबादी होगी ओबीसी की या 40%। सोचिए, ये आज कह रहे हो, जबकि 32 के जनगणना में जब लोग अपनी जाति छुपाते थे, सब ओबीसी अपनी क्षत्रिय कहते थे, उस समय की आबादी 52%, 50% है। अब मैं जाति की बात कर रहा था तो आपको बता दूं, आरएसएस का कहना है कि जाति व्यवस्था बहुत अच्छा है, जबकि भारत के तमाम महापुरुषों ने, फूले साहब ने, कबीर साहब ने, संत श्रीमणि रविदास महाराज ने, यहाँ तक कि बुद्ध के समय भी इस तरह के जो गड़बड़ियाँ थी वो जब सर उठाने लगा था तो उन्होंने कहा था कि जाति कुव्यवस्था है। बाबा साहब ने कहा जाति कुव्यवस्था है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव, सब लोग जाति कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते थक गए। अब आरएसएस कह रहे कि जाति कुव्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको फायदा कराता है इस देश में? जाति जिसने बनाई और जो जाति के टॉप पर बैठा है। बाकी जाति का लाभार्थी और कोई भी नहीं है इस देश में। आज सुप्रीम कोर्ट में क्षत्रिय समाज भी नहीं है, और जो जाति का लाभार्थी है, जो जाति के टॉप पर बैठा है, वही इस देश के सिस्टम में सब जगह टॉप पर बैठा है। जैसे ये जो सेबी वाला जो मामला चल रहा है, जो मैडम है पूरी, तो ऐसे हर जगह टॉप पर लोग बैठे हुए हैं और यही अपनी बात, इन्हीं का टीवी है, इन्हीं का अखबार है, यही जज हैं, यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, यही मीडिया में है, यही जुडिशियरी में है, यही कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यही अखबारों में लेख लिखते हैं, यही पत्रकार हैं। इनको जो मन में आता है ये करते हैं और हम बाकी सब इस देश में मूक दर्शक है रे भाई। अब कोई इक्का दुक्का शंभू, दिलीप मंडल कोई निकल जाए, नेशनल दस्तक निकल जाए तो इनके पेट में मरोड़ उठता है और ये लोग साम दाम दंड भेद, पहले आपसे गाली गलौज, धमकी, मारपीट, नहीं तो लीगल तरीके से आपको फंसाएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी को ईडी बुला रहा है, बड़ा बवाल है, तमाम लोग खबर चला रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी टॉप वाले समाज से हैं। इस देश में कांग्रेस के 60 साल के सरकार में तमाम एससी एसटी ओबीसी नेताओं को चक्कर कटवाया गया, कोर्ट कचहरी सजाएं हुई, यहां तक कि कोई पार्टी में आप एससी एसटी के हों आपको नहीं छोड़ेंगे। बंडारू लक्ष्मण बीजेपी के एससी समाज के अध्यक्ष थे, उनको मतलब पार्टी से भी निकाला गया। अभी संदीप पार्टी ज्वाइन किए, संदीप वाल्मीकि फिर निकाल दिया गया। लालू यादव जेल खटे, मुलायम सिंह यादव पर जांच चली, मायावती जी पर जांच चला, मेरे जैसे अदना पत्रकार पर जांच चल रहा है भाई। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो काम 60 साल तक किया कांग्रेस ने, उसी का पाप उसको भुगतना चाहिए। लेकिन सोचिए, कांग्रेस ने जब बुरे वक्त में किसको सामने ले आए? खड़गे साहब को। सीताराम केसरी आए थे सामने, सीताराम केसरी ने पार्टी के लिए काम किया, बाद में उनको बेइज्जत किया गया। शरद पवार दूर हुए, तारिक अनवर दूर हुए, सारे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ने, बाबू जगजीवन राम भी पार्टी छोड़े थे। कांग्रेस कोई दूध की धूली नहीं है, जगजीवन बाबू को पार्टी छोड़ना पड़ा, चौधरी चरण सिंह ने बगावत की, सीताराम केसरी ओबीसी से थे, उनके साथ किस तरह की बदसलूकी हुई। और जब कांग्रेस 2 साल सत्ता में रही तो फिर वहां सवर्ण समाज चलाने लगे, प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम।
और जैसी कांग्रेस सत्ता में आई, सोचिए अभी फिर थोड़ा सा पावर हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब को बनाया गया जो एससी समाज से हैं, संविधान पर बात हुई और जैसे ही राहुल गांधी को फिर विपक्ष का नेता बना दिया गया। तो मेरा क्या, मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, ये तमाम जो सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सेकुलर हैं, ये नहीं बोलेगा। तो ये है जाति की सच्चाई। और खबर आ रही है कि विनेश फोगाट को हो सकता है कि मेडल मिले, अच्छी बात है, किसान समाज से हैं और ओबीसी क्रीमी लेयर की मांग करनी चाहिए ओबीसी लोगों को। एससी एसटी समाज से सीखिए, एससी एसटी समाज एकजुट है और जो फूट डालने की कोशिश हुई थी, धीरे धीरे पूरा एससी समाज समझ गया है कि ये लोग हमारे बीच फूट डाल रहे हैं, क्योंकि जब ये आज हम एकजुट हैं तो प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैकलॉग है, सबसे ज़्यादा ओबीसी का स्टूडेंट और उनके नौकरियों पर खतरा है। लेकिन सवाल है कि जब तक ओबीसी जगेगा नहीं, अभी हाल में ओबीसी के लोगों में अब राजनीतिक सामाजिक चेतना आई है, अब जाकर वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होने लगे हैं, इसीलिए फूट डालो और राज करो की ये नीति आई है। इस देश में अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सबसे जगा हुआ शोषित समाज में कह रहा हूं, जो एससी एसटी ओबीसी और शोषित समाज में सबसे ज्यादा एससी समाज के लोग जागरूक हैं, एसटी समाज के लोग जागरूक हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग जागरूक हैं, उसके बाद किसान समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी जाट पटेल मराठा गुर्जर जागरूक हो रहे हैं, तब जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है और कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर वो लोगों को लड़ाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश का तब तक विकास रुका रहेगा, तब तक बेहतरीन विकास नहीं होगा जब तक इस देश में सबको काम करने का बराबर मौका नहीं मिलेगा। जब तक जाट गुर्जर पटेल मराठा एससी एसटी ओबीसी किसान जातियां अल्पसंख्यक समाज के मेहनत कश लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, जिनके हाथ में हुनर है, जिनके पैरों में ताकत है। अभी सोचिए ओलंपिक में जो भी मेडल आपको आया है वो किसान समाज के बच्चों ने जीता। तो जब तक आप मेहनत कश लोगों को मौका नहीं देंगे इस देश में, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो टीवी अखबार है वो दरअसल आरएसएस और बीजेपी का प्रचार है, प्रचार तंत्र है, प्रचारक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम एससी एसटी ओबीसी लोगों को सोचना चाहिए। और इस देश में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है और अब तक राजा राम मोहन राय के बाद कोई सोशल रिफॉर्मर पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई सवर्ण लेफ्टिस्ट हो सकता है, राइटिस्ट हो सकता है, सेकुलर हो सकता है, लेकिन वो अपनी जाति के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको एससी एसटी ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, किसान समाज से, सोचिए इस देश में जाट समाज को आरक्षण नहीं मिला, गुर्जर को नहीं मिला, पटेल को नहीं मिला, मराठा को नहीं मिला, एक झटके में सवर्ण समाज को 10% जो मिला आरक्षण, उसमें सबसे ज़्यादा कौन मलाई खा रहा है उसकी जनगणना होनी चाहिए और उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि जो 50% जनरल सीट है उसमें क्षत्रिय समाज को कितना मिल रहा है, कायस्थ समाज को कितना मिल रहा है, वैश्य समाज को कितना मिल रहा है और ब्राह्मण समाज के हिस्से में कितना है। तो अगर वर्गीकरण हो तो सबका हो और जाति जनगणना हो, और जो जाति जनगणना के विरोध में है वो समझिए कि कुछ छुपाना चाहता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो कोलिजियम पर सवाल उठाया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और राहुल नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक ही काम अच्छा हुआ है कि कुछ सवर्ण नेता भी जेल में डाले गए हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। लेकिन सोचिए हेमंत सोरेन को जेल में, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोप लगने पर भी जेल चले जाते हैं क्योंकि सिस्टम में लोग नहीं हैं। तो भारत एक जाति प्रधान देश है और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, और जब तक जातिवाद तभी खत्म होगा जब हर जाति के, हर समाज के लोगों को सिस्टम में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। क्या आप मेरी इस राय से, ओपिनियन से सहमत हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ उन तमाम कंपनियों ने शानदार किया है, चाहे LIC हो, SBI हो, सरकारी एम्स हो, RML हो, तमाम अस्पताल हो, स्कूल हो, जहाँ रिजर्वेशन लागू हुआ और जहाँ तमाम समाज के लोगों को काम करना पड़ा, और जहाँ जहाँ कास्ट मोनोपोली है उस व्यवस्था में 90% लोगों की भागीदारी नहीं है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।